और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हम टेल वर्ड्स के बारे में जानेंगे, यानी पुछल्ले शब्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि मेंस में जब आप उत्तर लिख रहे होते हैं तो उसमें लास्ट में देखिएगा लिखा होता है क्रिटिकली एग्जामिन, इनुमरेट, नरेट, डिफाइन, मूल्यांकन कीजिए, टिप्पणी कीजिए, विश्लेषण कीजिए, वर्णन कीजिए, सोदाहरण बताइए, महत्व बताइए, थ्रो लाइट ऑन, स्पष्ट कीजिए। इस तरह के बहुत सारे शब्द मिलेंगे। और अगर आप सेम उत्तर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन आया और उसमें दिया कि सोदाहरण बताइए और एक दिया क्रिटिकली एग्जामिन बताइए, दोनों का उत्तर कंप्लीटली अलग होगा। आइए इस डिस्टिंक्शन को हम समझने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। मैं हूं दीपक और आप मुझे देख रहे हैं IAS PCS फैक्ट्री पे, ठीक है। ये चैनल का नेम है। आपको अगर ये लेसन अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिनको किसी भी तरह की एक्सेस नहीं है कि वो कोचिंग वगैरह कर सकें। तो ये जो मेरा इनिशिएटिव है ये फ्रीली अवेलेबल है और आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग। टेल वर्ड्स का हिंदी होता है पुछल्ले शब्द। हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा वो है इनुमरेट। इनुमरेट इसका मतलब होता है ना कि सूची बनाना या सूचीबद्ध करना। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य, इसको इनुमरेट कीजिए, तो आप जानते हैं इसमें क्या लिखेंगे? सिर्फ जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है ना उनकी लिस्टिंग दे देंगे। आप यहां पे किसी भी तरह से मतलब उनको एक्सप्लेन या क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या कमियां हैं, ये नहीं बताएंगे, वरना आपका उत्तर गलत डायरेक्शन में जाएगा। आपको सिर्फ इनुमरेट करना है, सूची बता देनी है, ठीक है। ये ध्यान रहना चाहिए। दूसरा हमारे पास है कि नरेट। नरेट इसका मतलब होता है कि कहानी कहना या कथा का वर्णन करना, ठीक है। कथा वर्णन आप एक शब्द में लिख लीजिए। तो जो नरेट वर्ड होता है इसमें एक सीक्वेंस में आपको देना होता है, ठीक है। और सीक्वेंस में आप चीजों को, जो भी इंसिडेंट हुए हैं उसको बताते हैं, ठीक है। और इसमें आप फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम दें तो गांधी जी के मूवमेंट को ले लीजिए। गांधी जी की जितनी आंदोलन हुए थे, तो अगर मान लीजिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट को दिखाना है तो आप उसकी बैकग्राउंड बताएंगे क्या था, फिर कैसे कैसे कहां कहां पहुंचा, एक एक सीक्वेंस को बताते जाएंगे। तीसरा हमारे पास है डिफाइन। डिफाइन का मतलब होता है परिभाषा या परिभाषित करना, ठीक है। इसको परिभाषित करना कहते हैं। जितने भी कीवर्ड्स हैं या जितने भी फ्रेजेज हैं आप उसको डिफाइन कर देंगे। जैसे सोशियोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें एक टर्म आता है सैंस्क्रिटाइजेशन। ये MN श्रीनिवास जी का कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या है कि जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं वो हायर कास्ट की जो प्रिंसिपल्स होती हैं या उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे जनेऊ धारण करना, इस या पूजा पाठ करवाना, इस तरह की चीजों को करते हैं, तो इसको सैंस्क्रिटाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। आसान भाषा में यही है। तो डिफाइन में ना आपको परिभाषा बस दे देना होता है, जो भी फ्रेज है, कीवर्ड्स है, उसको यूज करना होता है। जैसे मैंने यूज किया ना कि फ्रेजेज, इस तरह का, ठीक है। चौथा हमारे पास है इवैल्युएट, या फिर कह ले एसेस, या फिर एग्जामिन। ये मीनिंग सेम ही है, बस जैसे इवैल्युएट को कहते हैं मूल्यांकन करना, ठीक है। एसेस को कहते हैं आकलन करना और एग्जामिन को कहते हैं परीक्षण करना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना होता है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको। इसमें क्या क्या देंगे? इंट्रोडक्शन 1 से 2 लाइन का दे दीजिए, फिर बॉडी पार्ट में आप फेवर में आर्गुमेंट लिखिए और फिर अगेंस्ट में आर्गुमेंट लिखिए 2-3, ठीक है।
फिर उसका इम्पैक्ट बताइए कि क्या प्रभाव पड़ा, और फिर उसकी आप चाहें तो लिमिटेशंस दे सकते हैं, मतलब कि क्रिटिसिज्म कह लें इसे, और लास्ट में आप निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ठीक है, कंक्लूजन जिसे कहते हैं आप। ठीक है, कंक्लूड करेंगे। तो देख रहे हैं ये पूरा होलिस्टिक होता है। मूल्यांकन जब कह देना तो आपको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिखना होता है, प्रोज कॉन्स इंट्रो बॉडी। ठीक है, उसके बाद हमने कितना कर लिया, 4 कर लिया। इसके बाद हमारा जो 5वां है, तो इसमें जैसे कई बार आपने देखा होगा कि क्वेश्चन के अंत में कह देता है कि कमेंट, या फिर कहेगा कि गिव योर ओपिनियन, या फिर कहेगा अपनी व्यूज दें। तो व्यूज मतलब क्या होता है, अपना विचार प्रकट करना होता है। ओपिनियन का मतलब होता है आप अपनी राय दीजिए, या फिर कमेंट का मतलब होता है जो टीका टिप्पणी होता है, तो टिप्पणी कीजिए। तो इन तीनों में ना सेम उत्तर लिखेंगे, और इन तीनों में आप जो लिखेंगे ना वो अपनी बात लिखेंगे कि आपको क्या लगता है, और वो बात काफी सकारात्मक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ नकारात्मक सा लिख दिया। ठीक है, तो ये सकारात्मक होनी चाहिए पूरा, ऐसा मतलब प्रोग्रेसिव आप बातों को लिखेंगे कि जो समाज के लिए जरूरी है। और ओन ओपिनियन का मतलब ना ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी ओपिनियन दे देंगे, ऐसा ओपिनियन देंगे जो एक्सेप्टेबल हो, सोसाइटी में हमारी एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड है, मैं उनको सुन रहा था, तो उन्होंने बताया था कि मतलब कोई भी ऐसा ओपिनियन आप देंगे जो पॉलिटिकली, सोशली, एडमिनिस्ट्रेटिवली मतलब सारे तौर पे फिट बैठता हो, जैसे पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल हो, सोशली डिजायरेबल हो, ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल हो। तो ऐसा आप यहां पे ओपिनियन देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं इसको, जैसे आप मान लीजिए यूसीसी है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इस पे आप ओपिनियन देंगे तो आपको, मुझे लगता है ना, इसमें यस में जाना चाहिए, क्योंकि डीपीएसपी भी कहता है कि हाँ इसको लागू करना है। ठीक है, और मिडिल पाथ इसमें अपनाने का, बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है उसको अपनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 6ठे पे हम चलते हैं। इसमें पूछता है पर्पस यानी कि उद्देश्य, गोल यानी कि लक्ष्य, या फिर ऑब्जेक्टिव कह ले, ये भी उसी, मतलब इन तीनों का मतलब ना सेम यही है कि आपको उद्देश्य बताने हैं या लक्ष्य बताने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताएंगे कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, एसडीजी आपको पता ही है ना, एसडीजी कुल कितने हैं, 17 एसडीजी हैं, और उसमें टारगेट्स कितने हैं, 169 हैं। तो जिस एसडीजी के बारे में पूछा जाएगा आप बता देंगे कि हम ये अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, 6 हो गया हमारा। चलिए हम 7वां करते हैं। 7वां हमारे पास है एनालाइज। एनालाइज इसका मतलब होता है कि विश्लेषण कीजिए। अब विश्लेषण में क्या करते हैं आप, इसमें होता है कि ऊपर हमने देख लिया ना इवैल्यूएट, एग्जामिन, यहां पे एग्जामिन हमने देखा ये वाला, तो परीक्षण करना। तो इसमें आप 2 चीज करते हैं, परीक्षण भी करते हैं और केवल परीक्षण पे नहीं रुक जाते हैं आप अपनी, अभी हमने देखा ना कि ओपिनियन, यहां पे आपको अपनी ओपिनियन देनी थी, तो ये ओपिनियन भी देते हैं। परीक्षण के साथ साथ जब आप अपनी ओपिनियन दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका एनालाइज। और ध्यान रहे कि ये मल्टी डायमेंशनल होता है, इसमें जितने भी डायमेंशंस हैं मल्टी डिमेंशनल, उस सारे डायमेंशंस को लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपको पीडीएस सिस्टम पे आ जाए, यानी जन वितरण प्रणाली, इसकी इफेक्टिवनेस क्या है आप उसको एनालाइज कीजिए, तो सारे पक्षों को लिखना होगा। चलिए 8वां नंबर है हमारा डिस्कस। ये तो पता ही होगा, डिस्कस का मतलब होता है चर्चा कीजिए। अब जब चर्चा करते हैं ना तो ऐसे लिखना है जैसे कि आप एग्जामिनर से बात कर रहे हो, आप जो भी जानते हैं इसके टॉपिक के बारे में सबको लिख दीजिए। और इसमें ना कई सारे अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। जैसे अगर विकास एक शब्द है, विकास, तो डेवलपमेंट,
तो विकास का मतलब एक महिला के लिए अलग हो सकता है, एक एससी व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, एसटी व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, माइनॉरिटी जो समाज में है उनके लिए अलग हो सकता है। तो जब भी कहा जाए कि डिस्कस, तो आप समझिए कि उसके डिफरेंट ओपिनियंस को लिखने हैं, ऐसा लगे कि आप एग्जामिनर से बात कर रहे हो। 9वां नंबर है, देखिए काफी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, ये चीज समझना आपको जरूरी है कि डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है कि वर्णन कीजिए, ठीक है। अब इसमें ना ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें डिफाइन भी आप जरूर करेंगे डिस्क्राइब में, और उसके बाद जितने भी उसके पार्ट्स हैं, जितनी भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, विशेषता, उन विशेषताओं को बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि फंडामेंटल राइट्स का अगर डिस्क्राइब करना है, यानी कि मूल अधिकार का, तो आप बताएंगे कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे कि 7 फंडामेंटल राइट्स थे, कैसे 6 हो गए, और उसके बाद बताएंगे कि उनमें क्या क्या बातें दी गई हैं, ठीक है। तो उन सारी चीजों को इसमें मेंशन करेंगे। कितना हो गया? 9। चलिए 10वां नंबर हम देखते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन। अभी एग्जामिन हमने ऊपर देख लिया है, या फिर एनालाइज भी से, इसका मतलब ये होता है समालोचना, समालोचना, या आलोचना कह लें, या समीक्षा भी कई बार कह देता है, ठीक है। तो क्रिटिकली एग्जामिन में ना आप दोनों पक्ष लिखेंगे, प्रोज, कॉन्स, और अंत में एक जजमेंट आपको देना जरूरी होगा, यानी ये कंक्लूजन में आप जजमेंट देंगे, ठीक है। और ऐसा लगना चाहिए कि कोई चीज बची नहीं है। जैसे अगर आप रॉल्स की जस्टिस को लिख रहे हैं, रॉल्स की जस्टिस को अगर क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं, समालोचना कर रहे हैं, तो रॉल्स की जस्टिस के प्रिंसिपल्स को भी लिखेंगे, इसकी क्या प्रोज हैं, जैसे ये कैसे आज के अफर्मेटिव एक्शन को सपोर्ट करता है, और उसके साथ आप एक जो लिबर्टारियन क्रिटिक है, फेमिनिस्ट क्रिटिक है, मार्क्सिस्ट क्रिटिक है, वो सारे क्रिटिक बताएंगे, और अंत में आप बताएंगे कि कैसे आज के समय में रेलेवेंट है, ठीक है। 11 नंबर हमारा टॉपिक है कि इलूसिडेट। इसका मतलब होता है कि सरल करें, ठीक है, या सरलीकरण, सरलीकरण, इलूसिडेट। इसमें होता है ना कि आपको क्लैरिफाई, मतलब इसका अर्थ यही है कि बता दे एकदम सरल भाषा में कि ये क्या है। और इलूसिडेट कह ले, या फिर सेम इसी का होता है एग्जेम्पलीफाई, एग्जेम्पलीफाई, यानी कि उदाहरण सहित बताना है, या सोदाहरण कह ले, सेम मतलब है इलूसिडेट का ही। एक उदाहरण मैं दूंगा, या फिर आप कह ले एलाबोरेट, ठीक है। तो इसको कहता है कि विस्तार से बताइए। जैसे अगर एग्जाम्पल दें, तो मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, भारत और यूएस जो है वो एक, भारत अमेरिका के क्लोज होता जा रहा है, बहुत करीब जा रहा है, इसको इलूसिडेट कीजिए। तो इसमें आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताएंगे कि कैसे हमने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं, जो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं उसको हमने साइन कर लिया है। तो इस तरह के आप उदाहरण दे देंगे। स्कोप नहीं है बहुत ज्यादा मैं उदाहरण देके यहां समझाऊं, एक एक उदाहरण दे रहा हूं। 12 नंबर है कि पूछे कि इंप्लीकेशन क्या होगा, इंप्लीकेशन, या पूछ सकता है कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो इसमें ना आप ये बताएंगे कि इसका आउटकम, या फिर आप बताएंगे उसका रिजल्ट या परिणाम, ठीक है, या प्रभाव, इसमें ये बताना होता है। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए चौरी चौरा कांड हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान, तो इसके क्या इंप्लीकेशन हुए, तो आप उसको बताएंगे कि देखिए इसके बाद जो है वो मूवमेंट को गांधी जी ने बंद कर दिया था, फिर 2 खेमों में बट गए, कैसे स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, टेम्परेरली जो है वो मूवमेंट बंद हो गया, ठीक है। हमारा 13 नंबर पॉइंट है कि कॉन्ट्रास्ट करने को आता है। कॉन्ट्रास्ट में ना आप या डिस्टिंग्विश कहेगा, ठीक है,
इसमें ये होता है कि आप एक बात है, जैसे एग्जांपल दूंगा आपको समझ आ जाएगा, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार वर्सेस डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इनको अगर कंट्रास्ट करने को कहे ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसके अपोजिट आर्गुमेंट्स को देने हैं कि जैसे फंडामेंटल राइट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को कवर करता है और डीपीएसपी सोशियो इकोनॉमिक को कवर करता है। ठीक है, तो इस तरह के आप आर्गुमेंट्स को देंगे, मतलब उल्टी बातों को लिखेंगे, जैसे हम करते हैं ना बायोटिक एंड ए बायोटिक, उस तरह से जैविक अजैविक। चलिए अगला है कि सिग्निफिकेंस बताना है। लिखता है कि सिग्निफाई या सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस, तो यहां पे ना आपको महत्व बताना होता है बेसिकली। जैसे कि अगर वो चीज नहीं होती तो क्या होता, जैसे यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर गांधी जी नहीं होते तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कैसा होता। तो आप समझ सकते हैं गांधी जी ने कैसे मूवमेंट्स को चलाया था, कई सारे तबके थे उनको जोड़ा था, नॉन वायलेंस और स्वराज जैसे कॉन्सेप्ट को लाया था, एक लाठी के दम पे पूरे अंग्रेज को भगा देना, इतनी दुनिया का सबसे ताकतवर जो कंट्री था, कॉलोनियल पावर था, यह आसान काम नहीं था। तो आप गांधी जी के इंपॉर्टेंस को बताएंगे। एक आता है जस्टिफाई, जस्टिफाई या एडवोकेट, ये दोनों का सेम मतलब है कि उचित ठहराइए, उचित ठहराना। इसका मतलब ये होता है ना कि फेवर में आर्गुमेंट देना है, मतलब कि आपको अगेंस्ट क्रिटिसाइज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये एग्जांपल मैं लेता हूं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को, यानी जो सभी व्यक्ति को एक बेसिक इनकम दी जाए, आप देख रहे होंगे ये काफी चर्चा में है, तो इसको जस्टिफाई करना, सिर्फ इसके सपोर्ट में आप आर्गुमेंट देंगे, ये नहीं कि हर आंसर की तरह इसमें भी क्रिटिसिज्म लिख दिया। या डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो सरकार डायरेक्टली आपके खाते में पैसे भेज देती है, तो उसको आप इसके केवल महत्व की चर्चा करेंगे। 16 नंबर है हमारा कि इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट। देखिए इसमें ना इलस्ट्रेट का मतलब होता है उदाहरण के सहित बताना। इसमें आप उदाहरण का बहुत प्रयोग करते हैं, या यूपीएससी इसको कहता है, देखिए कई बार गूगल से ट्रांसलेट कर देते हैं तो उसको कहते हैं विशदीकरण। ये हिंदी माध्यम के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है विशदीकरण को याद रखना। ठीक है, तो इसमें आपको जितने डायग्राम बनाने हैं, डेटा देना है, फिगर देना है, चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, जितने एग्जाम्पल्स देने हैं, जैसे मान लीजिए कि वॉल्केनो पे एक क्वेश्चन आया, तो वॉल्केनो पे अब जितने भी टाइप्स के वॉल्केनो हो, तो जब भी बनाइए तो उनका एक फिगर बना दीजिए, फिगर ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए भारत का मैप ही बना दिया कि हाँ इंडिया का मैप, या फिर बिहार का ही मैप ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मतलब इस तरह से आप ड्रॉ करके एक रफ में बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा और 2-3 पॉइंट ही बचा है। 17 नंबर है इलस्ट्रेट हो गया, इसके बाद क्या बचा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, ये तुलना करना है, और तुलना के साथ साथ आपको अभी जो यहां पे हमने दिखाया ना कॉन्ट्रास्ट को, जस्टिफाई, इलस्ट्रेट, ये कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट में उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर केवल कॉन्ट्रास्ट कहेगा तो आप उसके अपोजिट आर्गुमेंट्स को लिखेंगे, और कंपेयर कहता है तो तुलना, तो जब भी करेंगे तो तुलना में ये भी दिखाएंगे कि समानता क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, और ये भी दिखाएंगे कि उनमें डिफरेंसेस क्या है। समानता और मतलब समानता को भी दिखाएंगे और डिफरेंसेस को भी दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में केवल डिफरेंसेस को दिखाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आता है फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, तो आप इसमें समानता भी दिखाएंगे कंपेयर करने में, और डिफरेंस भी दिखाएंगे। जैसे समानता में क्या होगा कि, समानता तो नहीं कह सकते बट एक तरह से ये कह सकते हैं कि इनमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में कहा था कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट में तो मैंने बता ही दिया है। इसके बाद कितना हो गया, 17। 18 नंबर हमारा पॉइंट है कि हाईलाइट या थ्रो लाइट, ये बोलता है ना हाईलाइट या थ्रो लाइट। इसका मतलब होता है
कि प्रकाश डालिए। अच्छा, इसमें क्या करना होता है, जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए इसको। भारत का अफगानिस्तान के रिलेशन पे प्रकाश डालिए। अब इसमें ना आप हर एंगल को लिखेंगे और खासकर महत्व वाले चीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने सलमा डैम, इंडिया अफगानिस्तान जो फ्रेंडशिप डैम जिसे कहते हैं, उसको हमने बनाया है, उसकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट करने पे हेल्प किया है, वहां के मिलिट्री को हमने कैसे ट्रेन किया है, ठीक है। तो इन पे इंडिया जो है अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है। लास्ट हमारा है एक्सप्लेन, ये छूट गया था। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है कि व्याख्या कीजिए, या फिर यह भी कह सकते हैं कि स्पष्ट कीजिए, ठीक है। स्पष्ट कीजिए। मान लीजिए कि फिर से हम एग्जांपल सेम लेते हैं फंडामेंटल राइट, ताकि समझने में आसानी होगा। देखिए, फंडामेंटल राइट को जब व्याख्या करने को आएगा तो इसके हर एस्पेक्ट को आपको देना पड़ेगा, महत्व भी देना पड़ेगा उसकी। मतलब कि एग्जामिनर से समझिए, जैसे आप डिस्क्राइब करते हैं ना, उसी तरह एक्सप्लेन भी करते हैं कि आप उसके हर बात को बता रहे हैं कि देखिए जो फंडामेंटल राइट है उसके प्रो में ये है, उसके कॉन्स में ये है, इसके इतने पार्ट्स हैं और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। देखिए, इसमें व्याख्या में कंक्लूजन मस्ट नहीं होता है, बट अगर आप दे देते हैं तो वो काफी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हमारी एक छोटा सा इनिशिएटिव था, और एक आज वीडियो मैं अपलोड करूंगा शायद आज या कल, जिसमें राजन कुमार जी का, जो इस बार रेवेन्यू ऑफिसर बने हैं, तो काफी स्ट्रगल भरी उनकी स्टोरी है और आप उसको सुने। उन्होंने 3 बार इंटरव्यू से वो बाहर हुए थे और ये चौथा इंटरव्यू था लगातार बीपीएससी का। कैसे उन्होंने अपने पेशेंस को मेंटेन रखा, मैं उन्हें काफी पर्सनली जानता हूं, तो आई कैन फील कि कितना परेशानी होता है जब आपका रिजल्ट नहीं होता है। तो आप लोग जस्ट उसको सुन लें, उनको सुन लें, ताकि आपको ये महसूस हो कि फेल आप केवल नहीं होते हैं और फेलियर लाइफ का एक पार्ट है, और आप उससे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।